हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी को एक कंप्लीट शॉर्ट में रिवाइज करने वाले हैं, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप लोगों ने जो जो पढ़ा है सारा आज हम वन शॉट में रिवाइज करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की पीडीएफ का लिंक दे दिया है, तो वहां से जाके आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की वन शॉट वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें आज रिवाइज क्या करना है, हमारा चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। बेसिकली चार्जेस क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं। चार्ज होती है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि कोई भी मैटर है तो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि वो चार्ज अटेन करेगा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बेसिकली चार्जेस आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है नेगेटिव। ठीक है। अब चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है, तो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज की एसआई यूनिट होती है सी से कूलाम। ठीक है। अब चार्ज का फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जैसे कि मैग्नेटिक पोल्स की प्रॉपर्टी होती है, इसी तरीके से चार्जेस की प्रॉपर्टी भी होती है क्या, कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब क्या होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर ये राइट जा रहा है तो दूसरा लेफ्ट भागेगा। ठीक है। और अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। अनलाइक का मतलब क्या है, ऑपोजिट। तो जैसे ये प्लस वाला है, तो अगर ये इस तरफ जा रहा है तो जो नेगेटिव वाला है वो भी इसी की तरफ आएगा। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं चार्ज का जो बेसिकली फॉर्मूला क्या है। जो चार्ज के फॉर्मूले की बेसिकली नीड नहीं है हमें इस चैप्टर में, पर मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर। चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई। एन का मतलब होता है, ई तो होगा चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिया भी हुआ है, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो एन का मतलब है कि चार्ज फ्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पूरे कंडक्टर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा चार्ज। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम देखते हैं, देखो चार्जेस की अगर आप बात कर रहे हो, तो चार्जेस ना दो स्टेज में रह सकते हैं। या तो चार्ज आपका रेस्ट पे रहेगा, मतलब आराम कर रहा है वो, मतलब मोशन में नहीं है। और दूसरा क्या है, दूसरा ये कि वो आपका मोशन में रहेगा। ठीक है। तो अगर चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो इस स्टेज को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा विंटर्स के टाइम पीरियड पे जो सिल्क का क्लॉथ होता है ना, तो हमें उससे ऑल ऑफ सडन ऐसे फील होता है जैसे हमें करंट लगा है। राइट, ये चीज तो सबने फील की होगी कभी ना कभी। तो जो वो करंट होता है वो एक्चुअली में हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्योंकि सिल्क का जो कपड़ा होता है ना वो चार्ज पकड़ता है, तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो रेस्ट मोशन में होते हैं। इसके अलावा चलो मैं एक और एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे घर की बालकनी में हम लोग खड़े होते हैं, तो जो ग्रिल होते हैं, आयरन ग्रिल्स होते हैं, जैसे कि अब तो स्टील की रहती है, पहले टाइम पे जैसे आयरन ग्रिल ज्यादा होती थी जो पुराने घरों में। तो जब हमारी एल्बो ऑल ऑफ सडन आयरन से टच हो जाती थी ग्रिल से, तो हमें करंट वाली फीलिंग आती थी। तो वो भी इसलिए आती थी क्योंकि जो चार्जेस हैं वो रेस्ट पे हुए। नंबर टू, चार्ज अगर मोशन में है तो इसका मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब चार्ज मोशन में इसका क्या मतलब है, जैसे हमारे घर की जो वायर्स है, मैंने स्विच ऑन किया, एकदम से मेरा फैन ओपन फैन ऑन हो गया। तो वो क्यों हुआ, क्योंकि मैंने स्विच ऑन करते ही जो वायर है जो फैन तक कनेक्टेड है उसके अंदर करंट की सप्लाई हो गई। तो करंट यानी इलेक्ट्रॉन्स वहां तक फ्लो कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन वहां तक फ्लो करेंगे, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा अप्लायंस है यानी कि जो मेरा फैन है वो वहां से ऑन हो जाएगा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, करंट है और चार्ज है, तो जो करंट है उसके अंदर चार्ज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी चीज में करंट जा रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि फ्लो ऑफ चार्जेस, और वी कैन से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है। चार्ज का फॉर्मूला होता है हमारा क्यू अपॉन टी। तो चार्ज क्या है हमारा, क्यू अपॉन में टी। इसमें क्यू है आपके नंबर ऑफ चार्जेस, कि कितने चार्ज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में फ्लो करेंगे। टी आपका टाइम पीरियड। ऐसे ही एसआई यूनिट क्या होती है, करंट को हम किस में नापते हैं, करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में। ठीक है। अब अगर हम यहाँ से बात करते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें, तो 1 एम्पियर किसके इक्वल है, देखो आई है, तो आई का तो हो गया एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर ले लेते हैं हम। क्यू है, क्यू का हो गया, चार्ज क्या होता है, चार्ज की यूनिट कुलाम, टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो हमारा 1 एम्पियर बेसिकली किसके इक्वल होता है, 1 कूलाम पर सेकेंड के इक्वल। ठीक है। समझ में आ रहा होगा आई होप आपको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा, देखो डायरेक्शन ना, बेसिकली करंट दो तरीके से ट्रैवल करता है, मतलब उसकी दो डायरेक्शन हम पढ़ते हैं। एक तो होता है कन्वेंशनल, एक होता है इलेक्ट्रॉन फ्लो। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन एक कन्वेंशनल है। इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्शन मतलब हमें पता है करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो ये कहाँ से जाएगा, ये आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाएगा। ठीक है। लेकिन जो कन्वेंशनल करंट होता है, जैसे हम लोग जो याद रखने के लिए दिमाग में सेट रखते हैं, तो वो क्या है कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भाग। ठीक है। तो यानी कि हमने यहाँ पर क्या सीखा कि करंट दो तरीके से फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो उसको कन्वेंशनल बोलती है, और नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो वो क्या रहेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट। सर्किट है मतलब सर्किट डायग्राम्स है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, क्लोज कंडक्टिंग पाथ होता है जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है। इसमें क्या क्या यूज करते हैं, बहुत सारे सोर्सेज है। सोर्सेज ऑफ लाइट का मतलब जिसके लिए आप सेल यूज कर सकते हैं, यहाँ बैटरी यूज कर सकते हैं, इनके सिंबल्स दिए हुए हैं यहाँ पर। वायर होनी चाहिए, वायर के बिना तो कोई सर्किट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। तो एक स्विच, ऑब्वियस है, अगर हमने कोई सर्किट बनाया है तो ऐसे तो नहीं मैं डायरेक्ट उसको ऐड कर दूंगी कि इसमें डायरेक्ट करंट फ्लो करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा। तो उसके लिए आपको एक स्विच ऐड करना पड़ेगा।
ठीक है, तभी हम उसको अपनी नेसेसिटी के हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स का मतलब है जैसे स्विच, ठीक है, स्विच का सिंबल क्या होता है यहाँ पर, इस तरीके से हम बनाते हैं। अगर ये ऊपर से हवा में है तो इसका मतलब क्या है, अभी ये ऑफ है, ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन है हमारी, ऑफ की। लेकिन अगर ये कनेक्टेड है तो ये हमारी कौन सी कंडीशन है, ऑन की। ऑन होगा तो यानी करंट सर्किट में फ्लो करेगा। अब नेक्स्ट सिंबल है यहाँ पर रेजिस्टर का। तो रेजिस्टर क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। तो रेजिस्टर के लिए क्या करना है आपको, सीधी लाइन और जिगजैग बनाना है। एक है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसकी वैल्यू आप एडजस्ट कर सकते हो। तो जो बीच में एरो दिख रहा है एक्चुअली में ये इसका स्लाइडर है, जिसे आप आगे पीछे मूव करके कर सकते हो। एमीटर डिवाइस है। एमीटर यूज किया जाता है हमारा करंट मेजर करने के लिए। तो यानी कि करंट को हम किससे मेजर करते हैं, करंट को हम मेजर करते हैं एमीटर से, ठीक है। अब ऐसे ही वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर होता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करता है। तो इसके बारे में भी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में हो गया। इलेक्ट्रिक सर्किट जब आपको बनाना है सबसे पहले आप क्या करोगे, एक सोर्स ऑफ लाइट लगाओगे, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट जहां से फ्लो करेगा, एक स्विच उसमें होगा, एक रेजिस्टर हो गया, एक बल्ब हो गया, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस और वी कैन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी वी का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल्स टू W/Q। यानी कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्जेस को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लाने के लिए कितना वर्क डन किया गया। यानी कि जैसे मान लो अगर एक आपका कोई भी चार्ज है, वो इस पोजीशन पे, आपकी पोजीशन नंबर ए पे, मुझे उसे बी तक लेके जाना है, तो यहां से यहां तक ले जाने में मैंने जितना वर्क डन किया वो क्या है, हमारा पोटेंशियल। तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज बिटवीन 2 पॉइंट, दैट इज वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। वही चीज मैंने आपको बताया कि ए से बी तक अगर चार्जेस को लेके आना है हमें, तो हमें उसमें जो भी वर्क डन करना पड़ेगा तो वो क्या होगा, उसका पोटेंशियल, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट। अब देखो इसको तो लर्न करना भी बहुत आसान है। पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है, वी, ठीक है। और इसी को हम वी यानी कि वोल्ट से मेजर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का मतलब क्या होता है, वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे पोटेंशियल को मेजर करने के काम आता है, ठीक है। इसकी एक इंपॉर्टेंट बात है, वोल्टमीटर आप हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ देख भी पा रहे होंगे, आपको एक रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ रजिस्टर यानी रेजिस्टेंस किसी इंडिविजुअल अप्लायंस का भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर वायर जॉइंट लगाया, ये जॉइंट लगा के आपको यहाँ इसको ऐसे जॉइंट करना पड़ेगा। तो यानी कि जैसे रजिस्टर है, मैं यहाँ पर इसको आपको दोबारा बना के देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर रजिस्टर दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वायर का जॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करेंगे। यानी कि बेसिकली यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, पैरेलल बनाने के लिए, यानी कि वायर में जॉइंट चाहता हमारा, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे टॉपिक यानी हमारा सिलेबस का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ, जिस पे क्वेश्चन आता ही आता है। ओम्स लॉ की स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ the amount of current flowing through a circuit is always directly proportional to the potential difference across its end। यानी कि अगर एक सर्किट है, जैसे मान लो ये सर्किट है, तो इसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा, पोटेंशियल के। यानी कि इसकी बैटरी के अलोंग जितना पोटेंशियल हमें दे रखा होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वो, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इस फॉर्मूला को सीधा करते हैं, एक बार आपको दोबारा बताती हूँ। देखिए हमने क्या पढ़ा कि आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। तो आप ये भी लिख सकते हो कि जो वी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ऑब्वियस है प्रोपोर्शनलिटी का साइन कहीं भी अगर हटता है तो हम कोई कांस्टेंट टर्म लाते हैं, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म आती है वो क्या होती है, आर। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला बनता है, फॉर्मूला क्या बन जाता है, v इज इक्वल्स टू आई आर, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर न्यूमेरिकल में आपका ये फॉर्मूला यूज होगा ही होगा। अब अगर आप यहाँ से आर की वैल्यू निकालें तो क्या करोगे, आई वी के डिवाइड में जाएगा ना। और आप इसको ऐसे भी मत लिखिए, मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। आप इसमें ना करंट को रिलेट कीजिए, ये देखो ये आया। अब यहां से हमें क्या दिख रहा है, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। आई और वी तो ऊपर है, इसका मतलब क्या है, जो करंट है वो पोटेंशियल के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर पोटेंशियल राइज होगा तो करंट भी राइज होगा। लेकिन आर इसमें नीचे दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आर बढ़ेगा तो जो करंट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओम्स लॉ। अब इसमें हमसे जब भी ओम्स लॉ पूछा जाता है, 3 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है। सबसे पहले स्टेटमेंट हो गई, आपने फॉर्मूला लिख दिया, फिर हमें बनाना होता है इसका वी आई ग्राफ। जैसे कि हमने देखा कि जो आई है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी के। अब डायरेक्टली है तो एक के एंटिटी बढ़ने से दूसरा भी बढ़ेगा, यानी कि बीचों बीच स्ट्रेट लाइन आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब इसका एक बार एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से दिया हुआ है। देखो सबसे पहले बैटरी कनेक्ट करनी है, फिर एक की कनेक्ट करनी है, ये बैटरी हो गई, ये की हो गई। एमीटर लगा दिया, रजिस्टर लगा दिया। अब इसी के साथ यहाँ पैरेलल में हमने क्या किया, वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें देना पड़ेगा वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर जिसकी वैल्यू आप कम या ज्यादा कर सकते हो। जो ये फिक्स रजिस्टर है, कोई बल्ब भी हो सकता है, किसी इंडिविजुअल अप्लायंस का भी हो सकता है, और अलग से भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका था एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और ये हमारे सिलेबस का मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। इसे आप नहीं छोड़ सकते। और इसके जो ये फॉर्मूला है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके आधे से ज्यादा न्यूमेरिकल्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे।
ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे क्या है। आगे हमें पढ़ना है रेजिस्टेंस। जैसे कि हम लोगों ने अभी यहाँ देखा, तो यहाँ पर क्या है कि आर इंट्रोड्यूस हुआ है V इक्वल्स टू आई आर में। तो अब यहाँ से हम आर के बारे में देखेंगे। तो रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, जैसे कि हमने अभी पिछली स्लाइड में देखा था, जो मैं आपको रिलेट करके बता रही थी कि जो आई है वो क्या है, रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर बढ़ने से आई कम होगा। तो वही चीज देखनी है, आर बढ़ रहा है आई कम हो रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या होता है, दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। रेजिस्टेंस वो चीज है, वो प्रॉपर्टी है किसी सब्सटेंस की जो करंट को रोकने की कोशिश करती है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं, उसके बाद हम इसके फॉर्मूले को देखेंगे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, इस पे से भी आपका क्वेश्चन आता है पेपर में। अब देखिए, सबसे फर्स्ट फैक्टर है लेंथ, यानी कि जो हमारी रेजिस्टेंस होती है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, यानी कि लॉन्गर द कंडक्टर ग्रेटर द रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि जो वायर है वो जितनी लंबी होगी उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, नंबर 2 है एरिया। तो जो रेजिस्टेंस होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर, या फिर जो भी आपका एरिया ऑफ मटीरियल होगा। अब एरिया क्या है कि थिक वायर है या थिन वायर है, यही दो ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जितना ज्यादा एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना कम हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ना ऊपर नीचे आ रहे हैं, जो चीजें ऊपर नीचे आ रही है इसका मतलब वो उल्टा चलेंगी एक दूसरे से। ठीक है, अब हम देखते हैं नंबर थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर। जैसे ही टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ते ही जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, और जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ा यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और जो मटीरियल है, जो भी मेटल है, वो बेसिकली मेल्ट हो सकता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो आपने दो फॉर्मूला देखे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/8। अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो क्या बनेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हमने क्या फॉर्मूला निकाला कि जो आर है, प्रोपोर्शनलिटी हटेगी, कोई कांस्टेंट आएगा तो कांस्टेंट होता है रो, तो एल अपॉन में ए। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ये भी आप लोग। इसमें आर रेजिस्टेंस है, रो का मतलब रेजिस्टिविटी है, एल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए होता है एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि इस टॉपिक पे से क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है हम लोगों से एग्जाम में। देखिए, आपको क्या बोलेंगे, आपको ये बोलेंगे जैसे आपके पास एक वायर है, ठीक है, उसकी इनिशियल लेंथ एल दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम उस ये बोलेंगे कि जैसे उसको ना नई लेंथ आपने कर दी उसकी 2 है, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ा। अब जैसे आप लोगों को पता है रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो अब एल की जगह क्या हो गया, 2L हो गया, तो यानी कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2L। यानी कि अगर लेंथ को डबल कर दिया तो यहाँ से रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। राइट, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अभी हमने यहाँ पर क्या देखा, फॉर्मूले में क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, रेजिस्टिविटी। तो अब हम रेजिस्टिविटी के बारे में देखेंगे। जैसे रेजिस्टेंस क्या है, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो उसको रोक रही है, सेम वही चीज है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी टेल्स अस हाउ स्ट्रांगली अ मटेरियल, यानी कि कितनी स्ट्रांग पावर है किसी मटेरियल की, वो करंट को रोक सकती है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं मटेरियल के हिसाब से, तो कंडक्टर्स की जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत लो होती है। क्यों, क्योंकि ये करंट को अलाउ कर देते हैं, तो दे अलाउ करंट टू पास थ्रू देम। अब जब करंट जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है ना उसकी रेजिस्टिविटी कम हो गया है। तो आप रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स की कम। नंबर 2, इंसुलेटर्स की बात करते हैं। इंसुलेटर्स तो करंट को बिल्कुल नहीं जाने देते, जैसे कि वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो जिसमें करंट बिल्कुल फ्लो नहीं करता, तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। अब देखो, अगर मैं हमारे एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करती हूँ या फिजिक्स में, कंडक्टर्स में तो रेजिस्टिविटी कम है, इसमें बहुत ज्यादा है। तो अगर मुझे एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेजिस्टिविटी चाहिए तो मैं क्या यूज करूंगा, तो हम यूज करते हैं रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स के एग्जांपल हैं जैसे निक्रोम हो गया, कॉन्स्टेंटिन हो गया। तो हम इसको यूज करते हैं क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है हाई होती है, मतलब कि कंडक्टर से ज्यादा लेकिन इंसुलेटर से कम। ठीक है, समझ आ गया होगा अब आपको ये चीज कि रेजिस्टिविटी क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। अब हम देखते हैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला कहाँ से आया है। जैसे हम लोगों ने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा था, तो इसमें क्या था, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो जो ये ए है वो आर के पास चला जाएगा, तो रो क्या हो जाएगा, आर ए बाय एल। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसका वो यूनिट चेक करते हैं तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, देखो, आर तो ओम हो गया रेजिस्टेंस का, ए है ऊपर, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, नीचे है लेंथ, तो लेंथ ही मीटर होती है, मीटर से मीटर कट जाएगा, तो हमारी जो वो बनेगी वो क्या बनेगी, ओम मीटर। तो इसका यूनिट क्या है, ओम मीटर। अब रेजिस्टिविटी मटेरियल पे और टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, जो चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। कंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी कम होती है, इंसुलेटर्स की बहुत ज्यादा होती है, और रेजिस्टर की मॉडरेट होती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, रेजिस्टर्स इन सीरीज। सीरीज का मतलब क्या है, अगर आपको बहुत सारे रेजिस्टर्स सीरीज यानी कि एक ही चेन में जोड़ के दे दिए जाए, जैसे इसमें R1 है, R2 है, R3, और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दे, यानी कि अब यहाँ से यहाँ करंट इसमें फ्लो करता है। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस यानी 3 डिवाइसेज हैं, 3 अप्लायंसेज हैं, 2 हैं, 4 हैं, उन सबका इंडिविजुअल रेजिस्टेंस अगर आपको दे रखा है तो आप टोटल कैसे निकालोगे। देखो, रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करते हैं, तो जब भी सीरीज की बात आएगी आपको एक चीज याद रखनी है, सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है, यानी कि R1 को जितना करंट मिलेगा, लेट अस अज्यूम कि पूरे सर्किट में मान लो 2 एम्पियर करंट है,
तो R1 का भी 2 एम्पियर होगा, R2 का भी 2 एम्पियर होगा और R3 का भी 2 एम्पियर होगा, यानी कि इन तीनों के लिए सेम अमाउंट ऑफ करंट रहेगा। लेकिन अगर हम सीरीज की बात करें, किसकी, सीरीज की, तो इसमें क्या होगा, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। पोटेंशियल डिवाइड होने का मतलब क्या है, अगर मान लो मेरा टोटल पोटेंशियल V है, ठीक है, तो वो क्या होगा, R1 को मिलेगा V1 बन के, R2 को मिलेगा V2 बन के और R3 को मिलेगा V3 बन के, मतलब कुछ अमाउंट तीनों के पास अलग अलग चला जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों को पता है V किसके इक्वल होता है, V होता है IR के। तो V किसके इक्वल है, IR के इक्वल। जैसे मान लो अब IR है, करंट तो सबका सेम रहेगा, तो ये IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यानी कि इस फॉर्म में रहेगा। तो अब दोनों तरफ से अगर आप I को कॉमन ले लोगे तो I आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हमारा क्या बचेगा, R, यानी कि जो आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है, इट इज द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि सीरीज में जितने रेजिस्टेंस है आप बस उनको डायरेक्टली ऐड कर लीजिए, आपका टोटल रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। राइट, आई होप आपको सीरीज का समझ में आ गया होगा। और एक चीज ये कि जैसे सीरीज का जो प्रूफ है जो अभी मैंने किया है, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। हम लोगों से क्या पूछा जाता है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल का प्रूफ, यानी कि ये भी क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला, पहले मैं ये चीज बताऊंगी। जैसे देखो इसमें क्या है, ये बैटरी लगा दी है यहाँ पर, ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं आपके, ये पैरेलल में, पैरेलल मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे ज्वाइंट होके। ठीक है, अब हमने जैसे यहाँ पर पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या, करंट सेम है, पोटेंशियल अलग है। तो इसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो पोटेंशियल होता है वो तो सबको सेम होता है। मतलब अगर 220 वोल्ट आ रहा है तो फर्स्ट वाले रेजिस्टर को भी उतना मिलेगा और सेकंड वाले रेजिस्टर को भी उतना ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो टोटल करंट होता है ना, वो डिवाइड हो जाता है। अब जो चीज डिवाइड हुई है, जैसे करंट डिवाइड हुआ है, तो टोटल करंट का क्या होगा। अब मैंने अगर दो यहाँ पर रजिस्टर लिया है तो I1 प्लस I2 हो जाएगा। अब आपको पता है ओम्स लॉ में V इज इक्वल्स टू I R था आपका, तो अगर हम I की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो क्या आएगा, V बाय R। अब V तो सबका सेम है, तो आप यहाँ से पुट कर दोगे V बाय R इज इक्वल्स टू V बाय R1 प्लस V बाय R2। तो V तो सबका कैंसर, तो यहाँ से हमारा जो टोटल अमाउंट ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि ये रेसिप्रोकल होने के बाद ऐड होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर में इसका प्रूफ पूछा जाता है। और आपको ये नहीं लिख के दिया जाएगा कि आपको प्रूफ करना है कि रेजिस्टेंस जो है पैरेलल में कंबाइंड है। इसका ये आएगा, प्रूफ दैट द सम, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब आपको एक तो यहाँ रेसिप्रोकल वर्ड को आइडेंटिफाई करना होगा और दूसरा किसको करना होगा, पैरेलल वर्ड को। तो जहां आपको पैरेलल सुनाई देगा, रेसिप्रोकल सुनाई देगा, इसका मतलब आपको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक चीज याद रखना है, हमारे घर के जितने अप्लायंसेज हैं, हमारे घर का जो सर्किट होता है उसमें कौन सी सर्किटिंग होती है, उसमें सर्किटिंग होती है हमारी पैरेलल सर्किटिंग। ठीक है, अब हर अप्लायंस को हमने पढ़ा है, जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सबको पोटेंशियल सेम मिलता है। क्या है सबके पास, सबके पास पोटेंशियल सेम। ठीक है, करंट जो भी अप्लायंस को जितनी नीड होती है, किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए, तो उस हिसाब से ड्रॉ कर लेता है। अब इसमें जो अप्लायंसेज है, दे वर्क इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, क्योंकि सबके स्विचेस अलग है। अब जैसे अगर हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में तो एक ही स्विच होता, तो सब, अगर एक अप्लायंस बीच में खराब हो जाता है तो उससे नेक्स्ट वाला तो आप यूज ही नहीं कर पाते, और एक बार स्विच ऑन करने पे सारे जल जाते, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट हो जाती है। राइट, तो अब हमने क्या किया, इसमें हमने कर दी पैरेलल सर्किटिंग। पैरेलल सर्किटिंग करने से सबके क्या हुआ, सबके जो स्विचेस हैं वो अलग हो गए। तो अगर मुझे फैन ऑपरेट करना है तो मैं फैन का स्विच ऑन करूंगी, और अगर बल्ब ऑपरेट करना है तो बल्ब का। ठीक है, अब इसमें एक चीज और, सेफ्टी के लिए हम फ्यूज, स्विच या अर्थिंग यूज करते हैं। ये बाकी हम हमारे जो अपकमिंग चैप्टर्स आएंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये तब के लिए छोड़ देते हैं हम। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, पावर यानी कि पावर का बेसिकली मतलब क्या है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी कि कोई भी इसको हम ये भी बोल सकते हैं, वैसे तो आप लिख सकते हो कि पावर इज इक्वल्स टू द वर्क डन पर यूनिट टाइम, अमाउंट ऑफ वर्क टाइम, पर हम इसको ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। एनर्जी देखो, पहले तो रेट वर्ड का मतलब जहां पर आ जाता है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं पर टाइम की। रेट का मतलब होता है किसी चीज को आप टाइम के रिस्पेक्ट में चेक कर रहे हो। सेकंड लिखा है एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क, ये हम लोगों ने पहले 9th क्लास में भी पढ़ रखा है। तो इसका मतलब पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर का फॉर्मूला होगा वर्क डन अपॉन में टाइम। पावर के और भी फॉर्मुलाज हैं, P इज इक्वल्स टू VI। ठीक है, अब आपको याद रखना है ये वाला, जैसे वर्क डन अपॉन टाइम के अलावा जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है। अब ये याद रखने की ट्रिक क्या है, इसके लिए हम याद रखेंगे VIP। VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये तो आप सबको याद रहेगा। अब हमें क्या करना है, जैसे आप लोगों को पता है V इज इक्वल्स टू IR होता है ओम्स लॉ से, तो एक बार हम V को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो I स्क्वायर R बन जाएगा फॉर्मूला, और एक बार आप I की वैल्यू रख दोगे तो V स्क्वायर बाय R बन जाएगा। तो इस तरीके से पावर के सारे फॉर्मुलाज। तो बेसिकली आपको पावर के लिए क्या याद रखना है, पावर के हमें दो ही फॉर्मुलाज याद रखने हैं। तो पावर के हम कौन से फॉर्मूले, एक तो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम याद रखना है, और पावर इज इक्वल्स टू VI, यानी कि VIP, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसकी जो पावर की यूनिट होती है वो क्या होती है, वाट। क्या होती है, वाट। और अगर इसकी जो बड़ी यूनिट की बात करते हैं तो वो क्या होती है, किलोवाट। ऐसे ही जो 1 किलोवाट है वो किसके इक्वल होगा, 1000 वाट।
ठीक है। और 1 वाट किसके इक्वल है, जैसे वर्क है तो वर्क जूल होता है और टाइम सेकंड, तो 1 वाट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकंड। तो अब हम देखते हैं हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीटिंग इफेक्ट के बारे में। इसके बाद हमारा चैप्टर ओवर, एक बार हम फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। आई होप आज का लेसन आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा, पावर क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन, उसका रेट है। तो अगर आप इस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर दे थोड़ा सा, जैसे देखो पावर क्या था हमारे पास, पावर था आपके पास वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क तो एनर्जी है और ये टी आप ले जाए मल्टीप्लाई में, एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना, ई इज इक्वल्स टू पी टी। अगर आप एसआई यूनिट की बात करते हो तो एसआई यूनिट तो इसकी जूल रहती है जैसे कि वर्क की जूल होती है, ठीक है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे जो अप्लायंसेज हैं वो बेसिकली कितनी अमाउंट ऑफ यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं। तो कमर्शियल यूनिट हम इसमें यूज करते हैं। कमर्शियल यूनिट जो होती है वो होती है किलोवाट आवर, यानी कि आपको पावर को पहले क्या करना पड़ेगा, पावर को पहले किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और टाइम को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर में। उसके बाद हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाता है कि किलोवाट आवर और स्टैंडर्ड यूनिट के बीच क्या रिलेशन। तो वो रिलेशन क्या है इसका, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक बिल जो आते हैं, जो हमारी एनर्जी आती है, जिसको कहते हैं ना 200 यूनिट 400 यूनिट बिल आया, वो क्या होता है एक्चुअली में, वो होता है हमारा किलोवाट आवर। यूनिट मतलब किलोवाट आवर। अब हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट, हमारा लास्ट टॉपिक। हीटिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, जब किसी एक ऐसी वायर जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है, ठीक है, यानी कि ऐसी वायर जिसका रेजिस्टेंस क्या है, हाई है, उसमें से जब आप करंट को पास करते हो तो वो वहां पर हीट प्रोड्यूस करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, और यही आपका क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में अगर आप इसको लिखोगे तो किस तरीके से यहाँ पर मेंशन करना है आप लोगों ने, क्योंकि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हमसे पूछा जाता है एग्जाम पर्पज से। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में पहले क्या दिख रहा है आपको, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट के। नंबर 2 R दिख रहा है तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। और थर्ड है T, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। मतलब पहला क्या है कि अगर करंट बढ़ेगा तो उसके डबल रेट के हिसाब से हमारी हीट बढ़ेगी। नंबर 2 रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी। नंबर 3 जितने ज्यादा टाइम के लिए उसमें करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट बढ़ेगी, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन यानी कि करंट का हीटिंग इफेक्ट हमें डेली लाइफ में कहाँ देखने को मिलता है, तो डेली लाइफ में देखने को मिलता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गए, हीटर्स हो गए या फिर टोस्टर हो गए, ठीक है। अब आपका चैप्टर यहाँ खत्म हो चुका है। अब चैप्टर एंड करने से पहले एक बार हम सारे फॉर्मुलाज को रिकॉल कर लेते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट है इसमें हमने क्या पढ़ा, चार्ज। चार्ज क्या होता है, Q इज इक्वल्स टू एन ई, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। नंबर 2 हमने देखा करंट, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q हो गया चार्जेस, T हो गया टाइम। नंबर 3 है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने, V इज इक्वल्स टू W/Q, यानी कि वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट हमने पढ़ा है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कैसे है, VIR, ठीक है। फिर हमने देखा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या है, अगर ओम्स लॉ की हम बात करते हैं तो यहाँ से आएगा ये V अपॉन I, ठीक है। नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी में क्या होता है, ये फॉर्मूला इन्होंने यहाँ रेजिस्टेंस का गलती से मेंशन हो गया है, जैसे R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए होता है। तो जब आप रेजिस्टिविटी बनाओगे तो ए ऊपर जाएगा, तो RA/L बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर सीरीज में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस तो उनको डायरेक्टली आपने सम कर देना है। पैरेलल में है तो उसका रेसिप्रोकल करके सम करना है, बाद में वापस से रेसिप्रोकेट करना है। पावर है, पावर किसके इक्वल है, पावर होती है VI, जिसको आप VIP से याद रखोगे, फिर होती है वो I²R और V²/R के इक्वल। नेक्स्ट हमने देखी एनर्जी। एनर्जी क्या है, पावर इनटू में टाइम। और लास्ट हमारा टॉपिक है हीटिंग, यानी कि हीट एनर्जी, दैट इज I²RT। तो आज हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो चुका है, ये उसकी 1 शॉर्ट रिवीजन थी। मैं यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट को टैग कर दूंगी, तो आप हर टॉपिक को इन डिटेल फुल वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट पे आप टैप कीजिए और जाके फुल एक्सप्लेनेशन, फुल वीडियो इन डिटेल में देखिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।